नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा आपके सामने एक बार फिर से महिला सुपरवाइज़र की सीरीज़ में एक नए एक्ट को लेकर आई हूँ। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम पढ़ेंगे, मतलब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है। ये जो दहेज है, जो कि भारतीय समाज में एक अभिशाप बना हुआ है, तो उसके लिए संसद के द्वारा अलग से अधिनियम बनाया गया है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे सिलेबस में पार्ट सेकंड में है ना, पार्ट सेकंड में अलग से मेंशन किया है, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अब जब कोई भी एक्ट जब बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, एक्ट जब आता है तो वो बिल होता है ना। सबसे पहले बिल आता है पार्लियामेंट में, फिर बिल जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, है ना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो अब वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो अपन दो डेट देखते हैं एक्ट के लिए, एक देखते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाली और एक देखते हैं प्रभाव में आने वाली, मीन्स लागू कब हुआ है बिल। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये अधिनियम बना कब, है ना, ये एक्ट कब बना, 20 मई 1961 को, मीन्स यहाँ पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए हैं। उसके बाद लागू कब हुआ है ये एक्ट, तो 1 जुलाई 1961। ये दोनों डेट हमको याद रखनी है, 20 मई 1961 को अधिनियमन और 1 जुलाई 1961 को लागू होना। ठीक है। अब जब किसी भी एक्ट की स्टडी करते हैं तो हम उसमें देखते हैं सेक्शन और चैप्टर, मतलब धाराएं और अध्याय। तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसमें अध्याय में डिवीज़न नहीं किया है, अलग से कोई अध्याय नहीं देखने हैं अपने को, मीन्स चैप्टर नहीं देखने हैं, केवल इसमें धाराएं याद रखनी है। धाराएं कितनी है, 10 धाराएं, छोटा सा एक्ट है, इसमें टोटल 10 धाराओं पे अपने को डिस्कस करना है। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि इसमें अभी तक कब कब संशोधन हुए हैं। तो इसमें 2 बारी संशोधन हुआ है। कब कब, 1961 का तो एक्ट है, 1961 के एक्ट के बाद में यहाँ देखते हैं, एक हुआ है 1985 में और एक हुआ है 1986 में। ठीक है। एक्चुअल में ये 1985 का जो संशोधन हुआ था वो 84 में आ गया था, लेकिन 2 अक्टूबर को मतलब कि पारित हुआ था, जो संशोधन आया था वो, उसके लिए बिल, है ना। तो 2 अक्टूबर 1985 से ये पहला संशोधन यहाँ से इम्प्लीमेंट हुआ, और जो सेकंड वाला था वो 19 नवंबर से। ठीक है, 19 नवंबर 1986 से दूसरा संशोधन। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों संशोधनों की बात कर ली है। कब कब संशोधन की बात करी है, 1985 में और 1986 में। अगर डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर, और यहाँ पर सेकंड की बात करें तो 19 नवंबर, 19 नवंबर। ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि 1961 का अधिनियम था, 2 बारी संशोधन हुआ, एक बारी 2 अक्टूबर 1985 और एक बारी 19 नवंबर 1986 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको इसकी धाराएं डिस्कस करनी है, एक एक करके हम धाराएं डिस्कस करते हैं। तो जो पहला, मतलब पहली धारा, दूसरी धारा, वो जनरली सारे एक्ट में क्या रहती है, पहली धारा में रहता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरी धारा में परिभाषा ही रहती है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसका संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, संपूर्ण भारत पर, और प्रारंभ हम देख चुके हैं, है ना, मतलब लागू होने की तिथि जो हमने देखी थी 1 जुलाई 1961। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी धारा में परिभाषा। परिभाषा में हमें कौन सी परिभाषा देखनी है, दहेज की परिभाषा देखनी है। अब दहेज की परिभाषा में हम देखते हैं कोई भी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, मतलब कोई संपत्ति होगी या कोई मूल्यवान प्रतिभूति होगी, मीन्स उसका कुछ कॉस्ट वैल्यू होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी, वो चीज़ एक पक्षकार के द्वारा जब दूसरे पक्षकार को दी जाती है, या किसी पक्षकार के माता पिता या व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे पक्षकार या उस व्यक्ति को दी जाती है, तो इसे दहेज माने जाएंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मुस्लिम जो शरीयत कानून है ना, उसमें जो चलने वाला मेहर है उसको दहेज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ये याद रखना है। इस तरह से हमने धारा 2 भी डिस्कस कर ली, जिसमें दहेज की परिभाषा है। हम आगे देखते हैं धारा 3। अब धारा 3 और धारा 4 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धाराएं हो जाती हैं। तो धारा 3 में देखते हैं दहेज लेने या देने दोनों के लिए शास्ति, मतलब कि दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। यहाँ पे दहेज लेना भी कानूनी अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। अब इसमें क्या दंड कितना मिलेगा, तो यहाँ पे कारावास है अपना 5 वर्ष का, और जुर्माना है 15,000 रुपये,
या जो भी दहेज में तुमने राशि दी है, इनमें से जो भी राशि ज़्यादा होगी, या तो 15,000 रुपये, या जो दहेज की कीमत है वो जो भी ज़्यादा होगी वो जुर्माना लगेगा। ठीक है, तो कारावास जुर्माना दोनों का प्रावधान है। ठीक है, कारावास कितना है 5 वर्ष का, और जुर्माना कितना है 15,000 रुपये की राशि या दहेज की राशि। ये धारा 3 में है। धारा 3 क्यों थी? दहेज लेने या देने के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, धारा 4 पे जाते हैं। धारा 4 में है दहेज मांगने के लिए। वहाँ पे ले लिया था दहेज या दे दिया था, अब यहाँ पे दहेज की डिमांड की जा रही है, दहेज मांगा जा रहा है, तो ये भी एक दंड है। अब इसके लिए क्या क्या कारावास और जुर्माना है? तो दहेज मांगने के लिए जो कारावास है वो है 6 माह से लेकर के 2 वर्ष तक, और जुर्माना होगा वो होगा 10,000 रुपये। याद रखते हैं, वहाँ पे दहेज ले लिया है या दे दिया है तो ज़्यादा है, मतलब 5 वर्ष है और 15,000 रुपये है। यहाँ पर डिमांड चल रही है तो 6 माह से 2 वर्ष तक, और जुर्माना 10,000 रुपये का। धारा 3 और धारा 4 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं धारा 4 क। धारा 4 का जो क है या 4A है, उसमें क्या है कि विज्ञापन पर पाबंदी। अब विज्ञापन मतलब क्या होता है? जैसे जो भी मैट्रिमोनियल साइट्स पे या फिर जो भी न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया जाता है कि लड़का है और लड़के की जो इनकम है वो 5 अंकों में है, 4 अंकों में है ना, 6 अंकों में है, तो ये सब भी क्या एक तरह से लालच है। और ये जो विज्ञापन दिया जा रहा है ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस तरह का कोई विज्ञापन कि सपोज करो कि हमारी बच्ची से शादी करने पर आपको इस जगह का फ्लैट दे दिया जाएगा या इतनी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी जाएगी, तो इस तरह के विज्ञापन पर भी पाबंदी है। और अगर कोई विज्ञापन ऐसा देता है तो उसके लिए 6 माह से लेकर के 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये का जुर्माना। ठीक है, मीन्स जो एडवर्टाइजमेंट भी दिया जाता है शादी के लिए, और अगर उसमें कोई लालच वाली बात दी जा रही है या दहेज को वो बात आगे बढ़ाती है, मतलब दहेज की बात को आगे बढ़ा रही है ऐसी कोई बात, तो उसके लिए भी यहाँ पर कारावास और दंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धारा 5। धारा 5 क्या कहती है कि दहेज लेने या देने के लिए जो करार किया है, मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर कोई स्टाम्प पे सिग्नेचर करवा लिए कि शादी के बाद में मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा या 5 लाख रुपए दूंगा, तो जो भी सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, और उन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा न करने के लिए किसी भी प्रकार के अपराध में नहीं माना जाएगा उस चीज़ को। तो ये है धारा 5 में कि दहेज लेने या देने के लिए जो भी करार किए हैं वो शून्य हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं धारा 6। धारा 6 में क्या है कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फ़ायदा होना। इसका सेंस हम देखते हैं क्या कहना चाहती है धारा। यदि विवाह के समय दहेज स्त्री से अतिरिक्त किसी व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, सपोज करो कि शादी हो रही है, शादी के पहले ही कुछ दहेज दिया जा रहा है, अब ये दहेज जो लड़का है लड़की की फैमिली को दिया जाता है। ठीक है, लड़के की फैमिली को दे दिया, उसके माता पिता को दे दिया है मान लो, तो अगर ये माता पिता विवाह के 3 माह के भीतर इस स्त्री को अगर ये दहेज नहीं लौटाते हैं, मतलब कि जो भी उसके नाम से जो भी संपत्ति उसके पिता ने दी है वो 3 माह के भीतर नहीं देते हैं इसको, तो इसको दहेज का अंतरण नहीं माना जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला की तरफ से कोई राशि या कुछ भी संपत्ति दहेज के रूप में लेता है तो वो एक न्यास के रूप में उस वस्तु को, उस राशि को लेगा, केवल एक ट्रस्ट के रूप में लेगा, है ना। और जैसे ही विवाह के पश्चात अगर जो स्त्री है वो अगर मैच्योर है, 18 वर्ष से ऊपर की है, या विवाह के 3 माह के भीतर उसको दिया जाएगी वो राशि। और अगर नहीं दी जाती है तो जो न्यास के रूप में जिस व्यक्ति ने राशि ली थी उसके लिए फिर कारावास और जुर्माना है। उसके लिए कारावास कितना है, 6 माह से लेकर के 2 वर्ष, और जुर्माना 5,000 से लेकर के 10,000। या तो कारावास मतलब या तो कारावास हो सकता है उसको, या जुर्माना लग सकता है, या दोनों भी लग सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रावधान किया गया है। क्लियर हुई बात। इसके बाद हम चलते हैं आगे हम देखते हैं कि यदि जिस महिला की शादी हुई है और उसको कुछ दहेज मिला है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है सपोज करो, और मृत्यु कब हो जाती है, 7 वर्ष के भीतर हो जाती है, और कुछ अप्राकृतिक कारणों से हो जाती है कि उसने कोई सुसाइड कर लिया है या
मतलब कि आग लग करके उसकी मृत्यु हो गई है, इस प्रकार से, है ना, या फांसी लगा करके वो मर गई है, या वो कोई पॉइजन खा करके मर गई है, तो इस तरह से अगर किन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में जितनी भी राशि उसे दहेज के रूप में मिली थी उस राशि को उस महिला के बच्चों को या माता पिता को अंतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान भी धारा 6 में दिया गया है। इसके बाद हम अगली धारा में देखते हैं। अगली धारा है धारा 7, अपराधों का संज्ञान। इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो इस घटना का संज्ञान लिया जाएगा, और इस घटना का संज्ञान किस प्रकार से लिया जाएगा ये हम देखते हैं आगे। इस घटना का संज्ञान न्यायालय स्वयं ले सकता है। स्वयं कैसे लेगा? न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, या फिर मतलब कि अगर सुनवाई में कभी आता है तो न्यायालय स्वयं से संज्ञान लेगा, या पुलिस रिपोर्ट के थ्रू लेगा, या पीड़ित व्यक्ति स्वयं, पीड़ित कोई महिला होगी वो न्यायालय जाएगी, या उसके माता पिता या नातेदार, या कोई समाज सेवा करने वाले संस्था, एनजीओ वगैरह आदि, इन माध्यम से न्यायालय संज्ञान लेगा। और ये जो इस पूरे मामले पर जो विचारण किया जाएगा, दहेज से रिलेटेड जो भी मामला है इस पर जो विचारण किया जाएगा वो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। इससे निचले किसी भी जुडिशियल अधिकारी के द्वारा ये विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रावधान धारा 7 में है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे धारा 8 में है कि ये जो दहेज से रिलेटेड अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे। संज्ञेय मतलब होते हैं गंभीर अपराध, है ना। तो ये अपराध कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे, मतलब इनमें जमानत का प्रावधान नहीं है, और अशमनीय होंगे। अशमनीय का मतलब होता है कि कोर्ट के बाहर आकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो, है ना, रफा दफा कर लो मामला, ऐसा वाला, तो ऐसा नहीं होगा। तो धारा 8 बोलती है कि जो भी अपराध हुए हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत वे संज्ञेय होंगे, अजमानतीय होंगे, मतलब गैर जमानतीय होंगे, और अशमनीय होंगे। इसके बाद धारा 8 का क बोलता है कि जो सबूत का भार है, धारा 3 और धारा 4 के अंतर्गत। धारा 3 में क्या देखा था? दहेज लेना या देना, और धारा 4 में क्या देखा था? डिमांड करना, है ना। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके खुद के ऊपर ये भार आता है कि वो इस चीज़ को प्रूव करे कि मैं इससे संबंधित अपराधी नहीं हूँ, मतलब मैंने ना दहेज की मांग की है ना मैंने दहेज लिया है। तो ऐसा भार उस व्यक्ति पर होता है। ये कौन सी धारा बोलती है? धारा 8 क बोलती है। और धारा 8 ख में क्या प्रावधान किया गया है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, इस अधिकारी को पुलिस अधिकारी के समान भी राज्य सरकार शक्तियाँ दे सकती है। इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, पहले तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, और ये जो अधिकारी होता है वो पुलिस अधिकारी के समान रहता है। ठीक है, इसका प्रावधान धारा 8 के ख में है। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है धारा 9। धारा 9 है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। इसका मतलब है कि अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, एक्ट को क्रियान्वयन कराना है ना, एक्ट का क्रियान्वयन कराना है। अब एक्ट प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए कुछ रूल बना सकती है गवर्नमेंट, मतलब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी धारा 9 के तहत। अब इन रूल को बना करके संसद पर रखा जाता है। ठीक है, मतलब संसद के समक्ष रखा जाता है, उसके बाद मतलब बातचीत होती है, या जो भी चीज़ें हैं कि रूल ठीक है नहीं है, डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में है? धारा 9 में है। रूल बनाने की जो पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो धारा 9 के तहत है। सेम बात धारा 10 में है, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अब राज्य सरकार नियम बना करके कहाँ रखेगी? विधानमंडल में रखेगी। ठीक है, विधानमंडल के सामने नियम बना करके रखेगी। तो इस तरह से हमने 10 धाराएं देखी हैं। इस एक्ट में 10 धाराएं ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम जो आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए में जो अलग अलग धाराएं दी गई हैं वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आईपीसी। तो आईपीसी में इससे रिलेटेड 2 धाराएं दी गई हैं। कौन कौन सी धाराएं देखते हैं अपन? एक देखते हैं 498A और एक देखते हैं 304B। ठीक है, 498A और 304B। 498A में क्या प्रावधान है? इसमें क्रूरता का वर्णन है कि मतलब इस एक्ट के तहत नहीं, मतलब महिला के साथ की जाने वाली क्रूरता, है ना। तो क्रूरता की श्रेणी में उस जो बिहेवियर है उसको कब रखा जाएगा और उससे रिलेटेड क्या प्रावधान किए गए हैं। तो इसका वर्णन 498A में है, और 304B में क्या है कि दहेज मृत्यु से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
मतलब कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, उन कंडीशन को दहेज मृत्यु माना जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि 7 वर्ष के पहले अगर किसी अप्राकृतिक कारण के चलते महिला की मृत्यु होती है, तो वही सारी बातें इसमें भी लिखी हैं, तो उसको क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु मानी जाएगी। अब इसमें जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान है अपराधी को 7 वर्ष मिनिमम, 7 वर्ष मिनिमम से लेकर के आजीवन कारावास तक का प्रावधान है दंड का। ठीक है, आजीवन कारावास। ये कौन सी धारा में देखा है अपन ने, 304B में देखा है, आईपीसी की 304B में। ठीक है, इसके बाद हम सीआरपीसी की कुछ धाराएं हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सीआरपीसी की जो धारा है उसमें हम देखते हैं 176। जनरली क्या होता है 174 में ऐसा प्रावधान है कि अगर कुछ भी ऐसी मतलब कोई सुसाइड करता है या कुछ भी अप्राकृतिक कारणों के चलते कोई दुर्घटना घटित होती है, तो वहाँ पे पुलिस अफसर के द्वारा पंचनामा बनाया जाएगा। ठीक है, पुलिस अफसर बनाएगा क्या, पंचनामा। लेकिन महिला के केस में क्या होता है, ये जो पंचनामा या जो रिपोर्ट होती है वो बनाई जाएगी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे बोलते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी की धारा 176 में। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और 198A में भी ये प्रावधान दिया गया है कि जो 498A के तहत, जो 498A के तहत आईपीसी की 498A देखी थी ना हमने, उसमें जो क्रूरता से रिलेटेड बातें हैं उन्हीं बातों का यहाँ पर 198A में भी बताया गया है। ठीक है, तो इस तरह से सीआरपीसी की तीनों धाराओं में भी महिलाओं से संबंधित अपने प्रावधान देख लिए। आईपीसी की धारा 304B और 498A देखा है, और बाकी दहेज से संबंधित जितनी भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं थी वो देखी हैं। एक बार हम एक्ट की धाराएं भी रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। सेक्शन 1 में क्या था, संक्षिप्त नाम विस्तार रहता है, संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ। धारा 2 में क्या था, परिभाषा, परिभाषा भी किसकी, यहाँ पे दहेज की। ठीक है, किसकी परिभाषा थी, दहेज की। धारा 3 में क्या था, दहेज लेना या देना, लेना या देना, इसके लिए दंड और कारावास था। इसके बाद धारा 4 में क्या था, डिमांड दहेज की, अगर किसी परिवार के द्वारा दहेज की डिमांड की जाती है तो उसके लिए कितना जुर्माना और कारावास होगा। तो यहाँ पे जुर्माना और कारावास भी देख लेते हैं फटाफट से। धारा 3 में कितना था, 5 वर्ष का था और 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। ठीक है, और ये 5 ईयर है। ठीक है, दोनों। इसके बाद धारा 4 में कितना था, ये 6 माह से लेकर के 2 साल तक का, और जुर्माना था वो था 10,000 रुपये। इसके बाद धारा 5 क्या है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, करार होगा, वो शून्य हो जाएगा। धारा 6 में क्या है, वारिसों को लाभ मिलेगा, वारिसों को लाभ। ठीक है, धारा 7 में क्या है, जो संज्ञान लिया जाएगा वो महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया जाएगा, है ना। ये सारी बातें धारा 7 में थी। उसके बाद धारा 8 में क्या है, धारा 8 में जो अपराध होंगे वो अपराध कैसे होंगे, असंज्ञेय, सॉरी अपराध होंगे संज्ञेय, गैर जमानतीय, है ना। उसके बाद धारा 8 का क था और ख था, तो धारा 8 के क में क्या था, 8 के क में था कि सबूत का भार, सबूत का भार किस पर है, धारा 3 और 4 के तहत जो अपराध करते हैं उन्हीं पर है। धारा 8 के ख में क्या था, अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। धारा 9 और 10, धारा 9 और 10 में नियम बनाने की शक्ति थी। ठीक है, धारा 9 में था सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बनाएगी और धारा 10 में था स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाएगी। इस तरह से हमने दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आगे का भी सिलेबस आपको जल्दी ही कवर करवा दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।